बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराह स्थित स्वरवेद महामंदिर का किया इनॉग्रेशन। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में विदेशी घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने समुद्री बटालियन तैनात करने की बनाई योजना। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी के उमराह स्थित स्वरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन किया। बता दें कि 100 करोड़ की लागत से 20 साल में ये 7 मंजिला मंदिर तैयार हुआ है। दावा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में से एक है। मंदिर में भगवान की नहीं, योग साधना की पूजा होती है। गौरतलब है कि महामंदिर का आज 100वां वार्षिक उत्सव भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19,155 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद वे सेवापुरी के बरकी में विशाल जनसभा को संबोधन करेंगे। पीएम वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और मछली शहर लोकसभा के केंद्र से अपना संदेश देंगे। जनसभा के मंच से ही वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का सोमवार को दूसरा दिन है। मोदी रविवार को 3:30 बजे काशी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने काशी तमिल संगमम 2 का इनॉग्रेशन किया। कटिंग मेमोरियल मैदान में लाभार्थियों से मुलाकात की और हालचाल जाना। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रविवार शाम को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करीब 1 घंटे चली बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। अब जल्द ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने पर सहमति बनी है। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि सोमवार सुबह दिल्ली में एक छोटी बैठक हो सकती है जिसमें नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख और समय को भी तय किया जा सकता है। बता दें कि इस चुनाव में 33 में से 31 मंत्रियों को टिकट दिया गया था। इनमें से 12 चुनाव हार गए, जबकि 19 मंत्री चुनाव जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल रविवार को उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। लिहाजा निर्वाचित होने से पहले रमन ने पार्टी की ये जिम्मेदारी छोड़ दी है। विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के बाद रमन सिंह ने कहा कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का धन्यवाद देता हूं। हम नई जिम्मेदारी की और बढ़ रहे हैं। मुझे इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के संरक्षण का दायित्व मिलने जा रहा है। विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन सौंपने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन पार्टी की ओर से मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद हेतु नामित किया गया है, इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन सभी विधायकों की शपथ होगी। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामविचार नेताम ने रविवार को ही शपथ ली है। गौरतलब है कि विधानसभा का शीत सत्र मंगलवार 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा के इस सत्र के दौरान बीजेपी सरकार सरकारी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट का इंतजाम करेगी। हाल ही में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि 18 लाख गरीबों को आवास देने और अन्य योजनाओं के लिए फंड्स की जरूरत है। सत्र में इसे लेकर चर्चा की जाएगी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में विदेशी घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने समुद्री बटालियन तैनात करने की योजना बनाई है। कोलकाता स्थित बीएसएफ की पूर्वी कमान ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुंदरबन के संवेदनशील इलाके में बीएसएफ की समुद्री बटालियन में 1100 जवानों को शामिल किया जाएगा। इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जवान 40 ड्रोन और 12 से 14 ऑल टेरेन व्हीकल के साथ सुंदरबन के जंगलों में तैनात होंगे। निगरानी के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल होगा वे लंबी दूरी तक दुश्मनों पर नजर बनाए रखेंगे।
वहीं ऑल टेरेन व्हीकल ऐसी गाड़ियां हैं जो पानी, जमीन, दलदल और पहाड़ पर चलाई जा सकती हैं। ये जमीन पहाड़ पर दौड़ती हैं और पानी में तैरती हैं। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि सुंदरबन भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे इनपुट मिले हैं कि सुंदरबन के जंगल और नदी के रास्ते आतंकी घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है, इसलिए इसकी सुरक्षा समय की मांग है। बता दें कि बीएसएफ को भारत बांग्लादेश सीमा की पूरी 4096 किलोमीटर की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, जिसमें से 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है। इस 2217 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर सुंदरबन में नदी की सीमा है। वर्तमान में बीएसएफ की टीम लगभग 50 छोटे बड़े स्पीड डॉट और जहाजों के साथ सुंदरबन क्षेत्र में गश्त करती है। जहाजों को फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट कहा जाता है। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये भारत में 9630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका बाकी हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ 100 से अधिक आइलैंड है, उनमें से 54 आइलैंड पर आबादी भी है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और ये तय होगा कि किसे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। पैनल में कितने मेंबर होंगे, विवादित परिसर की वीडियो और फोटोग्राफी कैसे होगी, इसके साथ ही विवादित परिसर का किस तरह से सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा और अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें कि 15 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं, इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे कमिश्नर सर्वे और हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि कार्रवाई को चलने दिया जाए। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस आज अदालत में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अदालत ने आरोपी चैतन्य की गिरफ्तारी पर आज तक के लिए रोक लगाई थी। इसके बाद अदालत आगे का कोई फैसला सुनाएगी। वहीं अदालत से मिली राहत के बाद बिजनेसमैन चैतन्य अग्रवाल मनीमाजरा स्थित अपने घर पहुंच गए थे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मनीमाजरा पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवा दी थी। उनकी कोठी पर पुलिस के 2 जवान तैनात कर दिए गए थे। बता दें कि मनीमाजरा निवासी चैतन्य ने जान का खतरा बताते हुए सांसद किरण खेर और सहदेव सलारिया के खिलाफ हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को चैतन्य और उसके परिवार को 1 सप्ताह के लिए सुरक्षा मुहैया करने के आदेश जारी किए थे। इसी दिन सांसद खेर ने चैतन्य के खिलाफ एसएसपी को धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। सांसद किरण खेर ने अपनी शिकायत में बताया है कि चैतन्य ने अगस्त 2023 में सांसद से मुलाकात कर विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। 3 अगस्त को सांसद ने जुहू शाखा के माध्यम से एचडीएफसी बैंक से 8 करोड़ चैतन्य के पंचकूला आईसीआईसीआई बैंक में आरटीजीएस किए थे। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के भीतर 18% ब्याज के साथ लौटा देगा। सांसद को पता चला कि चैतन्य लोगों का पैसा निवेश करने के बजाय निजी उपयोग में इस्तेमाल करता है। इस पर उन्होंने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिया। बता दें कि चैतन्य अग्रवाल ने शुक्रवार शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बयान दर्ज करवाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने पुलिस को बताया कि सांसद किरण खेर ने उन्होंने 8 करोड़ रुपए लिए हैं, जिनमें से 2 करोड़ उन्होंने लौटा दिए हैं। बाकी के 6 करोड़ भी जल्द ही लौटा देने की बात कही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि 1 दिसंबर को सांसद खेर ने घर पर बुलाकर उन्हें प्रताड़ित किया था। 2 खाली चेक लेने के बाद उन्हें घर से बाहर आने दिया था। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। बता दें कि ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। इसी सिलसिले में रविवार 17 दिसंबर को इन्हें रामेश्वर धाम से अहमदाबाद लाया गया। यहाँ से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम, द्वारकाधीश नगरी और इसके बाद बद्रीनाथ ले जाई जाएंगी। श्री चल्ला श्रीनिवास इन पादुकाओं को हाथ से लेकर अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर की 41 दिन की परिक्रमा भी कर चुके हैं। इधर अयोध्या में राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर 80% बनकर तैयार हो चुका है। अब पत्थर के फर्श की घिसाई और पिलर्स को कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं। राम मंदिर 24 दिसंबर के आखिर तक फिनिशिंग और फर्स्ट फ्लोर का निर्माण पूरा करने का दावा कर रहा है।
समय पर निर्माण पूरा करने के लिए राम मंदिर परिसर में मजदूरों की संख्या 3200 से बढ़ाकर 3500 कर दी गई है। मंदिर निर्माण स्थल पर वीवीआईपी के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके पीछे ट्रस्ट का उद्देश्य मंदिर निर्माण की गति बिना अवरोध लगातार जारी रखना है। एलएनटी और टीएसी के इंजीनियर्स की देखरेख में 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में मंदिर निर्माण का काम लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे के अहमदनगर कल्याण हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। रविवार देर रात एक पिकअप ट्रक की यात्री रिक्शा से टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये घटना डिंगौर पिंपल गांव की सीमा पर कल्याण हाईवे रोड के पास पेट्रोल पंप के सामने हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि ऑटूर से कल्याण की ओर से सब्जी लेकर आ रहे पिकअप ट्रक और कल्याण से ऑटूर आ रहे एक यात्री रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। पिकअप में चालक, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और परिवार का एक और शख्स बैठा था। वही रिक्शा में चालक समेत 2 यात्री थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही ऑटोर पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गाँव के स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की। तमिलनाडु में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कोविलपट्टी में नदियां और झीलें ओवरफ्लो हो गई हैं। 2 झीलें फूट गई हैं और उनकी मुरम्मत का काम जारी है। दक्षिणी जिलों पलायम कुटाई में रविवार शाम 5:30 बजे तक 260 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सोमवार सुबह 36 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उधर कन्याकुमारी में 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं थूथुकुडी जिले में तालुका श्री वेंकटरमण में रविवार को 525 मिलीमीटर बारिश हुई। तूतीकोरिन जिले के तुरचेंद्र में केवल 15 घंटों में करीब 2 फीट बारिश हुई। बाढ़ जैसी स्थिति देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 250 जवानों को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और तेनकासी जिलों में तैनात किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को 4 जिलों तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, कन्याकुमारी और तेनकासी के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी है। बैंकों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 18-19 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पदुकोट्टी और तंजावुर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।